वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो हम अपने तीसरे लेक्चर में एंजाइम काइनेटिक्स पर बात करेंगे कि किस प्रकार जो रिसर्च आजकल हो रही है उसमें 3D डिज़ाइन जो एंजाइम की है उसकी हेल्प ली जा रही है, और उसी के साथ साथ जो क्लासिकल प्रोटीन के स्ट्रक्चर के साथ जो नॉलेज है उसकी भी हेल्प लेते हैं, तथा कभी कभी या अक्सर ही म्यूटाजेनेसिस यानी म्यूटेशन का भी हम सहारा लेते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि ये वाला जो एमिनो एसिड है इसका क्या रोल है। यानी नाउ वी आर इन ए पोजीशन टू नो ईच एंड एवरी एमिनो एसिड इन ए एंजाइम, what works it perform। लेकिन इसके साथ अगर हम बहुत पुराने मॉडल को भी देखें, तो आज का हो गया कि हमारे पास 3D स्ट्रक्चर है, हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स के एमिनो एसिड्स हैं, उन एमिनो एसिड्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं और उनका इफेक्ट एंजाइम कैटालिसिस पर देख सकते हैं। लेकिन जो पुराना मॉडल है और पुराना क्लासिकल अप्रोच है वो है रेट ऑफ रिएक्शन। उस रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से भी अगर हम देखें तो हम जो स्टडी करते हैं उसको हम एंजाइम काइनेटिक्स कहेंगे। यानी जो हमने एंजाइम काइनेटिक्स का लेक्चर लिया है उसमें एंजाइम काइनेटिक्स वो असली में आज से स्टार्ट होती है, जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करेंगे कि हम रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी कैटालिटिक रिएक्शन का कैसे पता करते हैं, उसका क्या क्या उसके डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। तो जब हम जानते हैं कि जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है वो रेट ऑफ रिएक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, लेकिन दिक्कत क्या होती है कि इसका कंसंट्रेशन भी चेंज होता है। चेंज क्यों हो जाता है? क्योंकि जितना सबस्ट्रेट है ये कुछ समय बाद प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो जब सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है तो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन घट जाता है। तो हम ये नहीं मान सकते कि कंसंट्रेशन ड्यूरिंग द रिएक्शन सेम रहेगा, क्योंकि शुरू में तो हमने ज़्यादा डाला है लेकिन बाद में वो कम हो जाता है। तो अगर हम प्रोडक्टिविटी यानी प्रोडक्ट को टाइम के हिसाब से प्लॉट करें तो हम ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन है, ये टाइम है। तो अगर सबस्ट्रेट कम होगा तो प्रोडक्ट कम बनेगा। अगर हम सबस्ट्रेट और बढ़ा देते हैं तो प्रोडक्ट और बनता है, और सबस्ट्रेट और बढ़ा देते हैं तो प्रोडक्ट और ज़्यादा बनता है। अभी चूंकि हमने आपको Km नहीं बताया है इसलिए Km के टर्म में हम इसे यहाँ पे नहीं बता रहे, नहीं तो हमें लिखना चाहिए कि Km 1 मिली मोल है तो इतना हो जाएगा, 0.5 है तो इतना हो जाएगा, 0.02 है, या मान लीजिए 0.2 है, 0.05 है या 1 मिली मोल। तो ये कंसंट्रेशन है। तो ये शो कर रहा है कि हम जैसे जैसे सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर चूंकि हमें फॉर्मूला चाहिए और हम ये किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट होना चाहिए, तो हम ये मान लेते हैं कि मान लीजिए बहुत इनिशियल स्टेज पर, यानी इनिशियल स्टेज पर है इतने टाइम पर ही, यानी कितना हो सकता है 60 सेकेंड। 60 सेकेंड्स में क्या रिएक्शन हुआ होगा? तो V0 क्या हो गया?
इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी की बात करें तब हम ये देखेंगे कि ये जो सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन है, चूंकि सबस्ट्रेट बहुत ज़्यादा होता है, इसको हम नियरली कांस्टेंट मान सकते हैं। तो अगर एक हम प्लॉट खींचते हैं दूसरा, जिसमें हम ये मान लेते हैं कि आप जानते हैं कि एंजाइम कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है सबस्ट्रेट की तुलना में, तो हम एंजाइम को एक कांस्टेंट मान सकते हैं कि जो हमने एंजाइम डाला है वो कांस्टेंट है, और इनिशियल स्टेज में जो S है यानी जो सबस्ट्रेट है वो जो ES कॉम्प्लेक्स बनता है उसकी तुलना में बहुत ज़्यादा है। यानी जब हम धीरे धीरे एंजाइम को कांस्टेंट मानते हुए और एक प्लॉट रेट का करते हैं तो वो इस तरीके से शो होता है, जो कि Vmax यानी वेलोसिटी जब मैक्सिमम हो जाए, ये हम V0 को सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन के आधार पर प्लॉट कर रहे हैं, जिसमें बीच में कहीं पर एक पॉइंट वो भी आता है, जबकि Vmax/2 होता है। तो क्या होता है कि शुरू में जैसे ही हमारा एंजाइम कांस्टेंट है और जैसे जैसे हम अपने सबस्ट्रेट की मात्रा को बढ़ा रहे हैं तो एक लीनियर इंक्रीज होती है। लीनियर इंक्रीज हो जाने के बाद जब हम इसे और बढ़ाते हैं तो धीरे धीरे स्मॉलर अमाउंट में वेलोसिटी बढ़ती है। यानी अब ये ग्राफ प्लेटू में जाने लगता है और कुछ समय बाद इतना आ जाता है कि हम चाहे जितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा लें वो प्लॉट एकदम सीधे हो जाता है, जो Vmax के नज़दीक होता है, यानी नियर टू Vmax, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी के नज़दीक पहुंच जाता है, उस तक नहीं पहुंचता है। तो इस हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर Vmax है और कुछ समय बाद जो एंजाइम है वो सैचुरेट हो जाता है। तो इसमें हम जब देख रहे हैं, हमने ये देखा कि E + S, तो ये ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है। ES कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये की है। ये की इसलिए है कि इसमें जो रेट कांस्टेंट है वो 1 बनने वाला है और -1 इधर वापस टूटने वाला है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा कि इसके बाद ये ES कॉम्प्लेक्स फिर से रिवर्सिबल रिएक्शन के रूप में सेपरेट एंजाइम और प्रोडक्ट में टूट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, दूसरा कांस्टेंट है K2 और वापस इनके E और P मिलके वापस ES बनने का कांस्टेंट है -2। तो ये दो रिएक्शन है E + N ES एंड ES इज अगेन देन स्प्लिटेड इनटू E एंड P। तो इन दोनों में जो रेट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हमें जानते हैं कि अगर 2 स्टेप का रिएक्शन है तो जो रिएक्शन स्लोअर होगा वही रेट लिमिटिंग रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ES जो प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, ये चूंकि धीरे से चेंज हो रहा है, इसलिए यही वाला रिएक्शन रेट लिमिटिंग होता है। यहाँ अब सेकेंड पॉइंट हमको क्या देखना है, सेकेंड पॉइंट ये देखना है कि
अगर हमें रेट निकालना है किसी भी रिएक्शन का, तो हमें एंजाइम का भी रेट निकालना है कि एंजाइम का कंसंट्रेशन कितना है। तो हम ये मान सकते हैं कि एंजाइम का कंसंट्रेशन जो है उसे 2-3 भाग में कर सकते हैं। जैसे कि अनबाउंड एंजाइम क्या है, फिर क्या हम ले सकते हैं टोटल एंजाइम क्या है ET, और बाउंड एंजाइम क्या है E और S, क्योंकि बाउंड एंजाइम वही है जो जिसने ES कॉम्प्लेक्स बनाया है। तो अनबाउंड एंजाइम क्या होगा ET माइनस ES। इसमें हम ब्रैकेट दे दें जिससे कि इनके कंसंट्रेशन का पता लगे। ब्रैकेट लगाने का मतलब है कि उसका कंसंट्रेशन। तो अगर हम इस चीज को देख लें तो हमें ये पता चलता है कि अगर अनबाउंड एंजाइम की कंसंट्रेशन जाननी हो तो ET माइनस ES हमें करना पड़ेगा। फिर हम ये भी देखते हैं कि कुछ समय बाद जब हम इसमें सबस्ट्रेट बढ़ाते जा रहे हैं और ये प्लेटू हमारे मिल गया है, तो इसका मतलब है कि एंजाइम सैचुरेट हो गया है। तो ये जो सैचुरेशन है ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एंजाइम सैचुरेट हो गया है। अब हम इसमें कितना भी सबस्ट्रेट डालेंगे, एंजाइम चूंकि कांस्टेंट था इसलिए सबस्ट्रेट हमने डाला तो उसने सारे एंजाइम को बाउंड कर लिया है। अब यहाँ पर अनबाउंड एंजाइम नहीं है, जो भी एंजाइम है वो ES के रूप में है, और अब सारे एंजाइम जो है वो सैचुरेट हो गए हैं। तो सैचुरेशन की बाद हम जब ये देखते हैं कि जब सैचुरेट हो गया ES, तो ES के बाद अब ये फिर से रिएक्ट करेगा और सेपरेट, मतलब एक फिर से इंडिविजुअल E जनरेट करेगा प्रोडक्ट बनाने के बाद, जो फिर से जा करके एक S से रिएक्ट करेगा। तो यही रिएक्शन होता रहता है। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज देखा जाए, क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें ये देखना है कि कुछ ना कुछ कांस्टेंट रहे, तो इनिशियल स्टेट का बड़ा महत्व है कि हम ये नहीं चाहते कि हम जिस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं उसकी मात्रा बदलती रहे हमेशा। तो जब बदलती रहेगी तो हमें कोई फॉर्मुलेट नहीं कर पाएंगे। तो ये पहले ये बना, उसके बाद सारा ये बन गया, ये खत्म हो गया, फिर इसने जो है फिर से डिसोशिएट होकर के एक E बनाया, एक प्रोडक्ट बनाया, और ये अब दूसरी साइकिल के लिए तैयार है। लेकिन इनिशियली यानी बहुत ही माइक्रो सेकेंड्स में, अगर माइक्रो सेकेंड्स में यानी स्टार्ट से माइक्रो सेकेंड्स के बाद क्या होता है कि E हम जब डालते हैं तो ये इंक्रीज करता है, यानी इंक्रीज करेगा E और S का कॉन्सेंट्रेशन, यानी पहले E सबस्ट्रेट से जुड़ता चला जाएगा, लेकिन माइक्रो सेकेंड्स में ही होगा। इसे हम डिमॉन्स्ट्रेट नहीं कर सकते, ना इसे पकड़ सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आफ्टर माइक्रो सेकेंड जब ये इंक्रीज हो गया तो कुछ समय ऐसा भी एक टाइम स्पान आता है, एक टाइम ऐसा भी आता है, एक टाइम का स्पान आता है जिसमें कि ES कॉन्सेंट्रेशन पर कोई असर नहीं पड़ता है। ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। यानी जब हमने सबस्ट्रेट और एंजाइम को मिलाया तो एंजाइम ने सबस्ट्रेट पर एक्शन किया और उससे मिल करके उसकी संख्या बढ़ गई, लेकिन ये सारी माइक्रो सेकेंड्स में होती है। तो माइक्रो सेकेंड्स के बाद वो एक सैचुरेशन को प्राप्त कर लेता है जिससे कि ES कांस्टेंट हो जाता है। तो जब ES कांस्टेंट हो जाता है तो इस प्रकार की काइनेटिक्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स।
तो स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स में हम ES को कांस्टेंट मान सकते हैं। तो स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स जो है एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है, और जितने भी आगे रिसर्च हुए या जितनी भी और इस पर स्टडी हुई है, वो जो फॉर्मुलेशन हुआ है, जो इक्वेशन वगैरह बने हैं, वो सब स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स पर ही हुए हैं। यानी वो ये मानकर हुए हैं कि जो भी बन रहा है वो सब कांस्टेंट है, जिसमें ES जो है वो एंजाइम सबस्ट्रेट जो एक फ्रैक्शन है, वो एक जो पार्ट बना है वो कांस्टेंट है। तो एंजाइम स्टेट काइनेटिक्स को सबसे पहले GE ब्रिग्स एंड हेल्डेन ने 1925 में प्रपोज किया था। उन्होंने किया था कि ये जो स्टेडी स्टेट है, ये सबसे पहले ब्रिग्स और हेल्डेन ने इस पर ध्यान दिलाया था कि किसी भी एंजाइम काइनेटिक्स को या रेट ऑफ रिएक्शन को जानने के लिए स्टेडी स्टेट स्टडी का होना जरूरी है। तो अब हमारे पास ये हो गया कि हमारे पास एक ES कॉम्प्लेक्स है, एक ET है, ET माइनस ES है, यानी बाउंड एंजाइम है, अनबाउंड एंजाइम है। और हमको एक फिनोमेना ये भी मालूम है कि वो इनिशियल फेज जिसमें कि एंजाइम सबस्ट्रेट का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाता है। अब इस समय अगर हम रेट कांस्टेंट की बात करें तो हम जब अब रेट कांस्टेंट की बात करते हैं तो हम इस वाले रिएक्शंस में, इस वाले में देखते हैं कि ये जो हमारा ग्राफ है ये मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स के लिए सही ग्राफ है। यानी जब स्टडी करी गई तो हमें पता चला कि ये जो ग्राफ बन रहा है वो काइनेटिक्स के हिसाब से बहुत सारे एंजाइम्स के लिए सही है। इसका एक अलजेब्रिक ट्रीटमेंट दिया लियोनोर माइकलिस एंड मॉड मेंटन ने। उन्होंने ये कहा कि अगर हम V0 जानना चाहते हैं तो हमें Vmax into substrate concentration divided by Michaelis constant प्लस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ये इक्वेशन उन्होंने दिया कि इस वाली इक्वेशन से हम किसी भी एंजाइमिक रिएक्शन का रेट हम जान सकते हैं। अब हमें ये देखना है कि ये हुआ कैसे, तो हमने ये पहले ही आपको बता रखा है कि ये जो रिएक्शन है ये ही सारे काइनेटिक्स को गवर्न करता है। बेसिकली वो जिनमें सिंगल सबस्ट्रेट है उनको, तो एक है ES बना, फिर वापस अगर डिसोशिएशन हो जा रहा है, वापस ये देखिए ये ऐसी स्टेट है कि ये दोनों तरफ जा सकती है, तो ये वापस इसके जाने का एक रेट है K-1 और इसके उधर जाने का एक रेट है K2 और उधर से वापस आने का K-2। इसमें हम ये देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि अगर इनिशियल स्टेट है तो इनिशियल स्टेज पर P बहुत छोटा होगा, प्रोडक्ट बना ही नहीं है, अभी तो इनिशियल स्टेज है। तो चूंकि प्रोडक्ट बना ही नहीं है इसलिए हम K-2 को यहाँ नेग्लिजिबल मान सकते हैं, K-2 को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो और जब Vmax हो जाएगा, यानी जब ज़्यादा प्रोडक्ट हो जाएगा, इधर कुछ नहीं रहेगा, तो Vmax V0 है ये,
वी मैक्स क्या हो जाएगा, रेट कांस्टेंट 2 वाला एंड सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन, बल्कि सबस्ट्रेट नहीं, जो ES यानी ES कितनी तेजी से इधर जा रहा है, तो ये V मैक्स बन जाएगा। V0 ये है और V मैक्स यानी वेलोसिटी एट इट्स मैक्सिमम तब होगी जब इधर कुछ नहीं होगा और ES सारा का सारा ट्रांसफर हो रहा है प्रोडक्ट बनाने के लिए, किस रेट से, K2, जो कांस्टेंट रेट कांस्टेंट है वो क्या है, K2। दिक्कत क्या है इसमें कि ये जो ES है, एंजाइम सबस्ट्रेट रिलेशनशिप, जो एक कॉम्प्लेक्स बना हुआ है, इसको मेजर करना जरा मुश्किल काम है, इसको मेजर करना मुश्किल काम है। तो अब हम इसका कुछ सब्स्टिट्यूट करेंगे कि ये कहाँ से आता है। तो हम ये देख सकते हैं कि वही वाला जो रिजल्ट हमने देखा था कि जो टोटल एंजाइम है वो क्या है, ET है, टोटल बाउंड एंजाइम क्या है, वो है ES है, और अनबाउंड एंजाइम क्या है, ET माइनस ES है। ये है, जब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें कुछ स्टेप्स मिलेंगे जो कि इस वाले इक्वेशन को ड्राइव करेंगे। तो ये इक्वेशन कहां से ड्राइव हुआ है, अब उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम ये देखेंगे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES और ब्रेक डाउन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES क्या होगा। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ES क्या है कि अब इसमें रेट कांस्टेंट किसका चाहिए, हमें एक सबस्ट्रेट का चाहिए और एक एंजाइम का चाहिए। तो हम कैसे लिखेंगे इसमें, K1 यानी ये वाला K1 और अनबाउंड एंजाइम है। तो इससे आप जानते थे कि अभी हमने क्या लिखा था कि जो अनबाउंड एंजाइम है वो क्या है, टोटल एंजाइम में से बाउंड एंजाइम को घटा देना, टोटल एंजाइम में से बाउंड एंजाइम को घटा देना, तो हमें अनबाउंड एंजाइम मिल जाएगा और उसका मल्टीप्लिकेशन किस में करना, सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन में से। तो यहाँ अनबाउंड एंजाइम ये हो गया और सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन ये हो गया, और रेट कांस्टेंट ये है जो ये बता रहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा। फिर रेट ऑफ ब्रेकडाउन, रेट ऑफ ब्रेकडाउन क्या होगा, तो रेट ऑफ ब्रेकडाउन क्या है, दो तरफ हो रहा है। देखिए एक K1 से हो रहा है और एक K2 से हो रहा है, यानी जो ES बन रहा है वो दोनों तरफ ब्रेक हो सकता है, चाहे वापस से रिएक्टेंट में चेंज हो जाए, चाहे उधर प्रोडक्ट में चेंज हो जाए। तो ये हम क्या लिख देंगे, K-1 प्लस K2 और E और S, क्योंकि ES हमारे पास है ही है, एंजाइम सबस्ट्रेट रिलेशन, तो हम इसे कर सकते हैं। हम इसे वैसे भी लिख सकते थे, जैसे अगर मान लीजिए हमने प्लस दोनों का नहीं लिखा होता तो हम एक रेट कांस्टेंट
से छोटा के लिखना है, -1 इंटू ES एंड प्लस K2 इंटू ES। ये भी हम लिख सकते थे, तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो K1 K-1 प्लस K2 ES ये हो जाए। अब जो स्टेप 2 है ये तो हमें मालूम पड़ गया, तो अब हमारा जो स्टेप 2 है वो एक बेसिक एजम्पशन पर है। एजम्पशन क्या है कि स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स है, यानी कैसा है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कौन सी चीज है, ES, यानी ये ब्रेकडाउन भी उसी तेजी से हो रहा है जिस तेजी से ये बन रहा है। तो इसका मतलब है कि जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है वो रेट ऑफ ब्रेकडाउन के बराबर है, क्योंकि इसका कांस्टेंट, इसका जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट बना हुआ है, यानी जितनी तेजी से बन रहा है उतनी ही तेजी से ये टूट भी रहा है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम कि रेट ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ ब्रेकडाउन। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन क्या है, K1, यही वाली चीज, ET माइनस ES इज इक्वल टू K-1 प्लस K2 ES। ये हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो रेट ऑफ ब्रेकडाउन के बराबर है, ऐसा हमने एज्यूम किया है। क्यों एज्यूम किया है, क्योंकि इनिशियल स्टेट पर एक समय ऐसा आता है जब ES का कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो जाता है कुछ समय के। स्टेप 3 में इसी इक्वेशन को हम सिंप्लीफाई करेंगे अलजेब्रिक मेथड से। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले तो हम इधर S का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, K1 S माइनस हमने किसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, इस S का दोनों तरफ मल्टीप्लिकेशन कर दिया। फिर दूसरी तरफ क्या मिलेगा हमें, वही सारी चीजें, K-1 प्लस K2 इंटू S। हमने इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो माइनस वाली चीज है इस वाले पोर्शन को ऐड कर देंगे दोनों तरफ। ऐड इधर भी कर देंगे और ऐड इधर भी कर देंगे, क्योंकि सिंप्लीफाई हो सके। किसे, इसे, चूंकि इसे हमें काटना है, नल एंड वॉइड करना है। तो क्या होगा, स्टेप 3 ही में जब हम इसे कर देंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, मान लीजिए हमने इसी को ऐड किया तो ये दोनों कट गया
तो हमारे पास ये 3 है, स्टेप अभी कंटिन्यूड है। हमारे पास ये बचा K1 ET इंटू S। दूसरी तरफ क्या हुआ हमारे पास, जब हम इस वाले को इधर ऐड करेंगे तो इसका ES कॉमन फैक्टर है वो बाहर चला गया, K1 और S यहाँ पर आ जाएगा, और जो ओरिजिनल K1 K2 लिखा हुआ था वो वैसे ही लिखा रहेगा। K1 K2 जो लिखा था वो वैसे ही लिखा रहेगा। अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, ES के लिए सॉल्व करेंगे तो हमें ES को हमें निकालना है, तो ये ऊपर चला गया, K1 ET इंटू सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाय ये पूरा हिस्सा ये नीचे चला जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा K1 S प्लस K माइनस 1 प्लस K2। तो हमारे पास किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, ES की निकल के आ रही है। जो ES की निकल के आ रही है, इसे अगर हम और सिंप्लीफाई करें, यानी जैसे ये K1 है, ये K1 है, तो इसको अगर हम, क्योंकि ये वाला पोर्शन तो यहाँ आ गया था, लेकिन अगर और सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या होगा, ये और ये कट जाएगा। चूंकि ये कट जाएगा तो इसके नीचे तो कटेगा नहीं, तो इसलिए K1 यहाँ आ जाएगा। तो हम इसे फाइनली फिर क्या और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं, ES कट गया तो ET S, और नीचे क्या आ गया, S K माइनस 1 प्लस K2 अपॉन K1। अब यहाँ देखिए, अभी हमने S एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निकाला, लेकिन ये जो हिस्सा बन रहा है इसी को माइकलिस ने माइकलिस कांस्टेंट कहा है, यानी दिस इज इक्वल टू Km। तो अगर हम Km हमने यहाँ माइकलिस कांस्टेंट निकाल दिया, तो Km को जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, Km सब्स्टिट्यूट करेंगे तो फिर से इसे क्या लिख देंगे, ES यानी टोटल एंजाइम इनटू सबस्ट्रेट, यानी ये पहला रेट कांस्टेंट है जिससे कि रिएक्शन स्टार्ट हुआ है, और दूसरा नीचे S Km प्लस ये यहाँ प्लस होगा, वो भूल गया था। तो डेल्टा S, चूंकि यहाँ प्लस है इसलिए यहाँ भी प्लस होगा। तो ये जो फॉर्मेशन निकल गया है ये ES का फॉर्मेशन है। अब ये फॉर्मुलेशन ES के को अगर हम इस वाले को नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4 V0 में हमने ES का जो फॉर्मूला निकाला था वो क्या था, Vmax वो के लिए K2 और ES, ये हमने पहले निकाला था कि जब
फाइनली रिएक्शन हो गया होगा जिसमें कि प्रोडक्ट बनेगा, तो वहाँ पर जो क्या कहते हैं स्पीड होगी, जो रेट होगा, उसका फॉर्मूला V0 से निकलेगा। अब हम ES की जगह यहाँ रख देते हैं, ये पूरा ES है इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इतना पोर्शन हमें यहाँ लिखना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे, K2 ET ES अपॉन प्लस KM, ये हम लिख सकते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा कि जब V मैक्स हो जाएगा, मान लीजिए ये तो अभी इनिशियल स्टेज पर है, जब V मैक्स हो जाएगा तो ET किसके बराबर हो जाएगा, यानी ET तो 0 हो जाएगा और जितने भी एंजाइम होंगे वो किस रूप में होंगे, ES के रूप में। कब होंगे, जब V मैक्सिमम पे पहुंच जाए। तो जब V मैक्सिमम पे पहुंच जाए तो V मैक्स पर ES हो जाता है, ठीक है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, V0 इज इक्वल टू ET की वैल्यू ES लिखनी है, तो V मैक्स पर V मैक्स इंटू S अपॉन KM प्लस S। तो यही वो इक्वेशन है जो माइकलिस मेंटन ने दिया था, जो डिराइव होकर के फिर से हम लोगों के सामने आया है। इसी को हमें डिराइव करना था। तो हम एक बार ये और बता दें कि चूंकि ET ES होता है और V मैक्स को हम अगर V मैक्स हमने ये जो K2 है ES है, ये V0 ना होकर के अगर V मैक्स होता तो ES की जगह K2 था, तो अगर हम यहाँ क्या लिख सकते थे, K2 ET अगर हम लिख देते तो हमें V0 की जगह V मैक्स मिल जाता, क्योंकि सारा का सारा एंजाइम यूज हो रहा है। लेकिन ET हम जानते हैं कि ES है, इसलिए यहाँ पर जो K2 और ET आया है ये किसको बता रहा है, मैक्स को बता रहा है। ये जो हमारे पास था K2 तो पुराना ही था, ES का जो हमने यहाँ पर पुराने ये ES का ये वाला हिस्सा जब यहाँ पर लिखा, तो जो रिलेशन K2 और ET में बन रहा है उसको हम V मैक्स से कंपेयर कर सकते हैं। तो इसीलिए इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, V मैक्स, यानी V मैक्स पर जितना भी एंजाइम है वो सारा का सारा ES के रूप में यूज हो जाता है, और हमने यहाँ पर K2 के साथ ES लिखा हुआ है, तो इसलिए वहाँ पर हम V मैक्स लिख देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट आया वो ये था V0 V मैक्स S ऑन Km प्लस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अब एक और चीज हो सकती है, क्योंकि अभी भी यही फॉर्म ग्राफ चल रहा है। अगर हम इस पूरे को V मैक्स के रूप में लिखें, V मैक्स मतलब जो V0 था उसको अगर हम कहेंगे, अगर ये मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच जाता है, यानी यहाँ पर ओरिजिनली क्या लिखा था, माइकलिस ने V0 लिखा था, यानी इनिशियल स्टेट पर रेट लिखा था, इसे हम अगर V मैक्स कर देते हैं तो भी फॉर्मूला तो वही रहेगा, V मैक्स मल्टीप्लाइड बाई सबस्ट्रेट डिवाइडेड बाई Km एडेड इनटू सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर इस वैल्यू को
हम आधा कर दें, यानी वो पोजीशन जान लें जिसमें कि वी मैक्स का आधा स्पीड होती है, वी मैक्स की आधी स्पीड होती है, तो हम इसे अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिल रहा है, देखिए वी मैक्स का आधा जानना हो अगर, तो ये फार्मूला हमें क्या बताएगा, वी मैक्स को तो काट देगा दोनों तरफ, तो यहाँ क्या बचा हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू सबस्ट्रेट अपॉन के एम प्लस सबस्ट्रेट। अगर इसे सिंप्लीफाई करें और के एम को जानना चाहें तो क्या हो जाएगा, के एम इज इक्वल टू 2s अपॉन s, तो के एम इज इक्वल टू s। तो ये देखिए माइकलिस कांस्टेंट का एक रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट मिला। वो क्या मिला कि माइकलिस कांस्टेंट उस सबस्ट्रेट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा तब जबकि V max अपॉन 2 होगा, यानी उतनी स्पीड प्राप्त हो जाए जितने की V max की आधी होती है। उस समय माइकलिस कांस्टेंट उस समय के सबस्ट्रेट के कांस्टेंट के बराबर माना जाएगा। ये एक नया रिलेशनशिप निकल के आया। तो इसमें हम इसी वाले फॉर्मूले में देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, ये V max अपॉन 2 है, और अगर इसे हम बढ़ा देते, मान लीजिए ऐसे बढ़ा देते, तो ये V0 जो है V max अपॉन Km हो जाता। तो खैर इस पे अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है इस वाले को। अब आपको ये ध्यान देना है कि V max अपॉन 2 पर जो Km है वो इस सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होता है। यही माइकलिस मेंटन का इक्वेशन। तो ये था माइकलिस मेंटन इक्वेशन जो आज हमने ड्राइव किया है, और आज के लिए इतना ही है, बाकी हम जो है कल करेंगे।